तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के अब तक के सारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। हालांकि मैं एक चीज देख रहा हूं कि व्यूअरशिप फॉर वेरी लॉन्ग लेक्चर्स इज वेरी लेस, सो आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी शॉर्ट। आज का लेक्चर रेस्पिरेशन का इंट्रो होगा कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या होता है, इनमें फर्क क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरह से ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं या नहीं करते हैं, इस सब के बारे में रहने वाला है। चलिए तो शुरुआत करता हूं टर्म रेस्पिरेशन से। ये पेन काफी पतला हो गया दोस्तों, इसको ठीक करें, इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है ना, सबसे पहले हमें इसे जान लेना चाहिए। देखिए रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग कई बार एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज कर लिए जा रहे हैं या जाते हैं, मगर ये चीज सही नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन एक डिफरेंट केमिकल प्रोसेस है, वेयरएज ब्रीदिंग जो है हम लोग एक फिजिकल प्रोसेस की तरफ फिनोमिनन को उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं पहले आपको रेस्पिरेशन समझाता हूं। देखो रेस्पिरेशन जो है ये अल्टीमेट है क्या। आपने लास्ट लेक्चर्स में जाना कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से जो है फूड को अक्वायर कर रहा है। एक बार जब फूड अक्वायर हो जाता है तो उसके बाद उस फूड का जो ऑक्सीडेशन होना है, क्योंकि उस फूड से न्यूट्रिएंट्स मिल गए, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये सब मिल गया। अब इस फूड को, इस न्यूट्रिएंट को बॉडी ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन कैसे करेगी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ये हर टिश्यू तक, हर सेल तक पहुंचेगा फूड, और सेल्स के अंदर हमारे पास मैकेनिज्म होता है इसको ब्रेक डाउन करने का। दैट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग कि इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ये एक केमिकल प्रोसेस होता है वेयर द फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिससे क्या क्या हो सकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। मेनली मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स की ही बात करी जाती है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है। तो कार्ब, फैट, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होगा। द फूड लाइक कार्ब, फैट, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन। और ब्रोकन डाउन के साथ साथ आप लिख सकते हो ऑक्सीडाइज, क्योंकि हम इस फूड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा ये तो एक बात है, ये शायद आप सब लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे कि एनर्जी रिलीज होती है, बट देखिए हमारा शरीर इस रिलीज एनर्जी का करता क्या है, कैसे इसको टैप इन करता है। तो सी दिस रिलीज्ड एनर्जी विल बी यूज्ड टू क्रिएट हाई एनर्जी बॉन्ड्स, जो कि हम लोग एटीपी में पाते हैं। तो ये एनर्जी का होता क्या है, अरे प्रभु, दिस रिलीज्ड एनर्जी will then be used to create, क्या बनाने के लिए, to create high energy bonds, high energy bonds, जैसे ऑफ आप बोल सकते हो एटीपी, एडीपी कि एडीपी, चलो मैं एक काम लिखता हूं, मैं सोचता हूं कि एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो एडीपी टू एटीपी। तो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो होती है उनका निर्माण करने के लिए ये इस तरह से जो रिलीज एनर्जी उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये एटीपी आपका शरीर एज अ एनर्जी करेंसी यूज करता है, एज अ एनर्जी करेंसी, कि ये हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। जस्ट लाइक आपको कभी भी कोई चीज खरीदनी होती है या अगर आपको कोई चीज बेचनी होती है तो हमेशा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे पास किस में चलते हैं, वो चलते हैं हमारे पास मनी में, जैसे आप लोग रुपए बोल सकते हो इंडिया में तो खैर। तो इसी तरह से जो हमारे शरीर की कोई भी रिएक्शन होती है, अगर उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो एटीपी से एनर्जी ले लेता है। अब एनर्जी ले कैसे लेगा वो भी समझ लो आप लोग। तो होता कुछ इस तरह से है कि जैसे मान लो मेरे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसा लगता है ना, तो आप ऐसा समझो, मान लो ये एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसके साथ 3 फॉस्फेट चिपके होते हैं। तो फॉस्फेट, फॉस्फेट और फॉस्फेट। ज्यादा हो जाएगा अगर मैं आपको वो केमिकल मॉलिक्यूल दिखाऊंगा, शुगर भी, एडिनोसिन भी, मतलब एडेनिन कैसे जुड़ता है शुगर से और क्या क्या बनता है, वो ज्यादा हो जाएगा, बट इतना समझो। तो मैंने क्या बोला कि हम हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब जैसे मान लो ये रिएक्शन है, लेट्स से दिस इज अ रिएक्शन, और इस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, तो होगा क्या कि एटीपी इसको दिया जाएगा, ये एक फॉस्फेट को तोड़ेगा, एक फॉस्फेट टूटेगा। अब देखिए जितना एनर्जी फॉस्फेट को जोड़ने में लगा हुआ होगा फिर उतना क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब ये टूटेगा तो यहां से क्या रिलीज होगा,
यहां से रिलीज होगी एनर्जी विच विल बी यूज्ड बाय द रिएक्शन टू प्रोसीड, और हमारे पास क्या बच जाएगा फिर ब्रैकेट में मतलब बाय प्रोडक्ट में, तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एनर्जी इसने ले ली। फिर बाद में हमारा शरीर फिर से इस एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से चिपकाने के लिए खाने को ब्रेक डाउन करेगा और फिर से एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये है सबसे बेसिक बातचीत अबाउट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जहां पे फूड जैसे कार्ब, फैट, प्रोटीन्स को हम लोग शरीर के अंदर ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि एनर्जी निकले। पहली बात, इस एनर्जी को ही हम लोग फिर आगे इस्तेमाल करते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड्स बनाने के लिए, जैसे एडीपी को एटीपी बनाने के लिए। अब मैंने आपको बताया कि एटीपी हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है, तो जब कभी हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए होती है तो हमारे बॉडी में जो हमारे सेल्स में जो एटीपी होता है तो उसमें से फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी विल देन बी यूज्ड बाय द रिएक्शन, जिसको कोई भी काम करना होगा, मतलब जिसको भी रिक्वायरमेंट रही होगी। ये है दोस्तों रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे बढ़े तो रेस्पिरेशन के टाइप कितने हैं, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अब देखिए रेस्पिरेशन के जो सबसे प्रमुख दो टाइप होते हैं उसमें एक आता है, आप लोगों ने कभी ना कभी पहले सुना होगा, विच इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अनदर टाइप इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या फर्क होता है दोनों में? देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जहां पर शरीर में मतलब जो भी सेल है जब वो फूड को तोड़ रहा है तो उसके पास O2 अवेलेबल है, यानी जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होना है फूड का तो O2 अवेलेबल होना चाहिए, और अगर O2 अवेलेबल है तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे दोस्तों? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो O2 के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। वेयरएज अगर फूड का ब्रेकडाउन तो हो रहा है बट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां बस लिख देता हूं, बाकी सब तो ऊपर जैसा ही है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो हो गई हमारे पास दो बात। अब एनर्जी ज्यादा निकलेगी कहां? सी, जब हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो हायर एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और कितनी रिलीज होती है कि हमारा शरीर 36 to 38 एटीपी बना लेता है, 36 to 38 एटीपी। अब ये 36 बनेंगे या 38 बनेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट्स हैं वो कौन सा शटल पाथवे फॉलो कर रहे हैं। आप लोग 11th में अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए आप याद रखो 36 या 38 तक बन जाते हैं, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। मगर फिर एनारोबिक में कितनी रिलीज होती है? तो यहां पे 2 एटीपीज का हम लोग को टोटल गेन होता है, तो ओनली 2 एटीपी रिलीज्ड, रिलीज नहीं बोलूंगा, फॉर्म्ड बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है उससे 2 एटीपी बनाए हैं। तो ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात। अच्छा, बात करते हैं कि किसके एंड प्रोडक्ट्स में क्या बनता है। अब देखो, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन है फूड का, तो यहां पे CO2, वाटर एंड हमारे पास क्या निकलेगा? एनर्जी रिलीज होगा। तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है यहां पे। ठीक है, वेयरएज एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप लोग याद रखना, क्योंकि ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं है एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल कि कौन सा फर्मेंटेटिव या एनारोबिक पाथवे ऑप्ट किया गया है, तो हमारे पास अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस, ठीक है, तो बैक्टीरिया के एंड प्रोडक्ट्स में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड, क्या हमने कहीं और भी सुना है लैक्टिक एसिड? जी हां, हमारे शरीर के अंदर भी सेल्स में, जो मतलब स्पेसिफिकली बात करूं मसल सेल्स, तो मसल सेल्स जब ब्रेक डाउन करती हैं एनारोबिकली एनर्जी का, मतलब फूड का, तो वहां पर भी लैक्टिक एसिड निकलता है, और दैट लैक्टिक एसिड व्हेन गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द मसल इट कॉजेस क्रैम्प्स आल्सो। ठीक है, तो बैक्टीरिया एंड मसल, चलो यहां पे लिखता हूं मैं ह्यूमन मसल्स लिख देता हूं यार, हटाओ मसल्स। तो मसल्स एंड बैक्टीरिया अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। बट एट द सेम टाइम अगर एक फंगस है जिसका नाम होता है यीस्ट, सिकेरोमाइसिस सेरेविसी, अगर वो करेगा तो क्या बनेगा? तो यहां लिखता हूं मैं यीस्ट लिखता हूं। तो यीस्ट अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो यहां पे क्या बन जाता है?
यहां बन जाता है हमारे पास इथेनॉल प्लस CO2, इथेनॉल प्लस CO2। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि एनारोबिक के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, आइदर वेज दे आर नॉट वेरी यूजफुल, दे आर हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स, हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑन दी अदर एंड यहां पे जो बाय प्रोडक्ट्स है वो इतने हार्मफुल नहीं है, क्योंकि CO2 तो बॉडी से बाहर निकल जाता है, वाटर या तो यूज हो जाएगा या फिर बॉडी उसको भी वेपराइज करके, मतलब उसको स्वेट के फॉर्म में जो भी यूज करना होगा उसको यूज कर सकती है। एनर्जी भी ज्यादा निकल रही है, और यहाँ पे एनर्जी भी कितनी निकलती है, केवल 2 ही ATP यहाँ पे निकलते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया, एरोबिक, एनारोबिक। हालांकि इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है ऑन द बेसिस कि सेल किस तरह का सबस्ट्रेट यूज कर रहा है। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होता है, वो हम लोग क्लास 11th में डिस्कस करते हैं। बट अभी के लिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इतना पर्याप्त है। प्लीज बियर इन माइंड दिस इज जस्ट एन इंट्रो फॉर दिस टॉपिक। रेस्पिरेशन का केवल ये इंट्रो है। अब कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, ये सब चीजें हम लोग आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आप लोग रिटेंशन नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, अगर आप लोग रिटेंशन डेवलप करेंगे, मुझे व्यूअरशिप मिलेगी पूरी वीडियोस की, तो मैं ही लॉन्ग लेक्चर डाल पाऊंगा। अदरवाइज मैं 20 मिनट के ही लेक्चर्स यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरह से ब्रीथ करते हैं तो वो बात कर लेते हैं। तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स, अरे हट जाओ, यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर ब्रीदिंग। देखिए अगर आपको ब्रीदिंग को डिफाइन करना हो, सबसे पहली चीज तो ये ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दे आर नॉट सेम थिंग। मैंने बताया ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जहां पे हम लोग केवल गैसेस को ला रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मगर ब्रीदिंग के जरिए सेल्स जो अचीव कर पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है आप लोग को बात? तो रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होने वाला एक सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन होता है, जहां पे ब्रेक डाउन ऑफ या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, जहां पे एक्चुअल में एनर्जी रिलीज हो रही है। बट ब्रीदिंग इज जस्ट अ मीडियम टू क्रिएट द गैसेस एक्सचेंज, ऑलवेज बियर इन माइंड, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, चलो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा एग्जांपल के तौर पे, अमीबा। अब आपको मालूम है इन जानवरों में, इन ऑर्गेनिज्म में ये केवल एक ही सिंगल सेल के बने होते हैं, तो इनके लिए बेस्ट क्या होगा कि अपने सरफेस से क्या कर ले, गैसेस एक्सचेंज कर ले डिफ्यूजन से। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने सरफेस से, जनरल सरफेस से डिफ्यूजन के जरिए गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहां लिखता हूं बाय डिफ्यूजन, ये अपनी शरीर के सरफेस से क्या कर लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये इनका मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। देन हमारे पास कुछ जीव आते हैं जो कि स्किन से भी गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। और इसमें कौन एग्जांपल आता है, इसमें आता है अर्धवम। अर्धवम, अर्धवम इसका एग्जांपल है। इसके अलावा इसमें और कौन आते हैं, इसमें आते हैं फ्रॉग्स। फ्रॉग्स कैन आल्सो डू दैट, ठीक है। बट फ्रॉग्स ऐसा रेस्पिरेशन सरफेस पे रहते हुए नहीं करते हैं, धरती पे रहते हुए नहीं करते हैं, केवल पानी के अंदर जब ये तैर रहे होते हैं तो कर रहे होते हैं, या फिर जब सो रहे होते हैं तो कर रहे होते हैं। खैर इसके बाद बाय गिल्स आ सकता है हमारे पास, बाय गिल्स, ठीक है। और गिल्स में हमारे पास आप लोग जानते हो फिश आती हैं, ठीक है, मेनली फिश की बात करेंगे हम लोग। और लास्ट आता है बाय लंग्स, तो इसमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हम लोग देखते हैं, मेजॉरिटी जो हायर लेवल की टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक चलो ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। लाइक एग्जांपल में हम लोगों ने ले लिया ह्यूमंस। तो ये तो हो गए हमारे एनिमल्स के केसेस। बट प्लांट्स भी क्या गैस एक्सचेंज करते हैं? पहले तो आपको यही सोचना है कि प्लांट्स एक्चुअल में ब्रीदिंग करते हैं क्या? प्लांट्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं? तो जी हाँ, प्लांट्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं। अच्छा, प्लांट्स जब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं तो उनमें ये प्रोसेस थोड़ा डिफरेंटली होता है। कैसे? थोड़ा मतलब बहुत स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे वो दिन में टेक्निकली ब्रीद इन और ब्रीद आउट इस तरह से नहीं कर रहे होते हैं, वो O2 को दिन में छोड़ रहे होते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। वो रात में अपनी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। टेक्निकली प्लांट्स O2 का इनटेक रात में करते हैं और CO2 फिर प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसीलिए आमतौर पे कहा जाता है कि प्लांट्स के नीचे या फिर बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि वो CO2 प्रोड्यूस कर देते हैं और हो सकता है वो रीजन में CO2 की कमी हो जाए, O2 की कमी हो जाए और व्यक्ति हाइपोक्सिक फील करने लग जाए क्योंकि उसके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है। इसलिए अवॉइड करना होता है रातों में पेड़ों के नीचे सोना। और ये एक समय था
जब पहले कभी लोग बोल दिया करते थे कि पीपल के पेड़ पे जो है भूत रहते हैं और ये सब चीजें, क्योंकि उसके नीचे जब कोई व्यक्ति जाता था, सोता था, तो उसको इस तरह से हाइपोक्सिक महसूस होता, तो उसको लगता था कि मेरे पर भूत का साया हो गया है। तो ये वजह थी। तो क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? यस, प्लांट्स में भी गैस एक्सचेंज होता है। तो प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज होता है बाय, अब देखो कहां कहां से ये गैसेस को अक्वायर कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। तो स्टोमेटा के जरिए कर सकते हैं, स्टोमेटा हो सकता है। आपको याद हो स्टोमेटा जब गार्ड सेल्स खुलते हैं तो बीच में एक छोटा सा पोर बन जाता है, स्टोमा। अच्छा, स्टोमा के दो फंक्शन थे, एक तो वो ट्रांसमिशन कर रहा है, यानी वो अपने अंदर से एक्सेस वाटर को रिमूव कर रहा है। एट द सेम टाइम CO2 एंड O2 का एक्सचेंज हो रहा है, प्लांट CO2 को इन कर रहा है, O2 को आउट कर रहा है। ठीक है, स्टोमेटल हो सकता है। ठीक है, एक होता है क्यूटिकुलर, जो कि लीफ के ऊपर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकुलर बोलते हैं। और लास्ट आता है हमारे पास पतले पतले, क्या क्या बोलते थे, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन, स्टोमेटल रेस्पिरेशन और लेंटिकुलर रेस्पिरेशन। यस, लेंटिकल्स बोलते हैं स्ट्रक्चर्स को, जो कि हार्ड वुड के बीच में छोटे छोटे क्रेविसेस होते हैं, उनसे होती है। तो प्लांट्स भी एक्सचेंज करता है। बट एक बात समझिए, तो प्लांट्स के पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं है? फिर जब उसको गैस एक्सचेंज करनी है तो उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं? ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तो है, जाइलम फ्लोएम तो उसके पास होते हैं, तो उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए नहीं है। पहली चीज देखिए, एनिमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उनको O2 ज्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए, ये एक बात है। बट क्या प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह जाना है? नहीं, इसलिए प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम है। प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्योंकि कम है, तो उनको बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में गैसेस एक्सचेंज करना नहीं है, तो इसलिए भी उन्होंने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है डेवलप नहीं करा। दूसरी बात यह है कि प्लांट्स, अगर ट्रीज की बात करूं मैं स्पेसिफिकली, तो इनके अंदर प्लांट्स में भी फॉर दैट केस मेजॉरिटी जो हिस्सा होता है, जो बल्क होता है जो टिश्यूज का, वो डेड होता है। मतलब बहुत सारा टिश्यू लिविंग नहीं है, और जो टिश्यू लिविंग है वो ऑलमोस्ट सरफेस पे ही होता है, और वो अपनी गैसेस एक्सचेंज खुद कर लेता है, उसको किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो डिफ्यूजन के जरिए ही कर लेता है। तो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के जरिए क्या क्या हो सकते हैं? स्टोमेटल हो सकता है, क्यूटिकुलर हो सकता है, लेंटिकुलर हो सकता है, बट करता ये भी एक्सचेंज डिफ्यूजन से ही है। तो यहां लेते हैं हम लोग एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन से ही ये भी एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस किस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आपको अब कल से एक एक करके पार्ट समझाना शुरू करूंगा। तो ये छोटा सा बस ब्रीफ था कि रेस्पिरेशन वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। कल हम लोग लेक्चर डालेंगे अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और क्या क्या चीजें हैं, क्या न्यूएंसेस हैं, वो हम लोग वहां पर डील करेंगे। बट एक बार आइए हम लोग बुक फटाफट से देख लेते हैं कि बुक में इसके बारे में क्या चीजें समझाई हुई हैं। तो देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन का खैर दिया हुआ, देखो O2 CO2, ये फर्मेंटेशन किसे बोलते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है मैंने आपको ऐसे ब्रीफ तो किया, बट मैं आपको अलग से अच्छे से समझाऊंगा, आप चिंता मत करना। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे वो इस चीज को कंप्लीट कर देंगे, आपकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, कि क्या पायरुवेट बनता है, क्या चीजें होती है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ जरूर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो एटीपी की बात करी हम लोगों ने कि एटीपी एनर्जी देता कैसा है। देखो जब एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चिपकाएंगे एनर्जी देके, तो वो क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। ये होती है एनर्जी कितनी रिलीज होती है वो बताया गया यहाँ पे। एरोबिक एनारोबिक क्या होता है ये हल्का फुल्का यहाँ पे डील करा गया है। मैकेनिज्म्स के बारे में हल्का फुल्का बताया गया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। ठीक है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया गया। खैर आप लोगों को मैंने ब्रीफ दे दिया, कल से हम लोग प्रॉपरली इस एनसीईआरटी के चैप्टर को डील करेंगे। आज मैं छोटा ही रख रहा हूं लेक्चर, बस ये एक ब्रीफ है कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा पहले से अगर हो सके तो आप एनसीईआरटी के ये टॉपिक पूरा पढ़ लीजिएगा। कहां तक पढ़ सकते हो आप लोग यहीं तक पढ़ लो भाई, यहां तक पूरा पढ़ लोगे तो मेरा भी काम आसान, इनफैक्ट आपको भी बैठ के पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो कल हम लेक्चर डालेंगे इसके ऊपर, होपफुली आप लोग पढ़ के बैठेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।